हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। साल 2003 1 फरवरी का दिन 6 एस्ट्रोनॉट स्पेस शटल से धरती पर वापस आ रहे थे, क्योंकि यह एक पहला मौका था जब एस्ट्रोनॉट के ग्रुप ने धरती से बाहर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 15 दिन बिताए थे, क्योंकि इन्हें वहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने थे ताकि माइक्रोग्रेविटी का प्रभाव जाना जा सके। फिर जब एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ तब एस्ट्रोनॉट का वह ग्रुप पृथ्वी पर वापस आ रहा था और उस ग्रुप में हमारे भारत की कल्पना चावला भी शामिल थी। लेकिन देखते ही देखते स्पेस शटल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और स्पेस शटल का एक टुकड़ा टूटकर उसके विंग से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके विंग में एक विस्फोट होता है और देखते ही देखते पूरा स्पेस शटल आग का गोला बन जाता है। महज कुछ ही मिनटों में वे एस्ट्रोनॉट अपना दम तोड़ देते हैं। ये नजारा ऐसा था जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाती है। इसके बाद 2003 से लेकर 2011 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का काम बहुत धीमा हो गया, क्योंकि वैज्ञानिक समझने लगे थे कि स्पेस यात्रा के लिए अभी भी वो पूरी तरह से तैयार नहीं है और ना ही स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी विकसित थी कि अंतरिक्ष यात्री को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में ले जाया जा सके और सुरक्षित वापस लाया जा सके। इसलिए स्पेस एजेंसी किसी भी एस्ट्रोनॉट की जान जोखिम में नहीं डालना चाहती थी। लेकिन समय के साथ साइंस और टेक्नोलॉजी ने काफी तरक्की की और आज कई सालों के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काफी सुरक्षित है और वहां पर महीनों के अंतराल से अंतरिक्ष यात्री जाते रहते हैं और स्पेस में अपने रिसर्च करते रहते हैं। और आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगभग 240 एस्ट्रोनॉट और वैज्ञानिक जा चुके हैं और आगे भी ऐसे ही जाते रहेंगे। आज हम जानेंगे कि 24 साल पहले बनाया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कैसे काम करता है और कैसे ये न जाने कितने एक्सपेरिमेंट को सफल बना रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानों का दूसरा घर है, जहां पर हमारी धरती के इंसान जाकर रहते हैं, जिन्हें हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं। ये एस्ट्रोनॉट वहां पर जाकर हमारी मानवता के लिए खोज करते हैं। हमारा ये दूसरा घर यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगभग एक फुटबॉल के मैदान बराबर बड़ा है, जहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट एक्सरसाइज करते हैं और कभी कभी स्पेस वॉक भी करते हैं। उन्हें वहां रिसर्च के साथ साथ एक्सरसाइज भी करना पड़ती है और जीरो ग्रेविटी यानी माइक्रो ग्रेविटी में बहुत सारा काम भी करना पड़ता है। और जैसे हम घर के अंदर रहते हैं और कचरा जमा होने पर उसे घर के बाहर फेंक देते हैं, वैसे ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट भी समय समय पर सफाई करते रहते हैं। जहां मनुष्य रहते हैं वहां उन्हें खाने की जरूरत भी पड़ती है, इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नासा द्वारा समय समय पर खाना भी भेजा जाता है। तो देखा आपने, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी धरती के बाहर हमारे घर की तरह ही एक जगह है। बस फर्क इतना है कि पृथ्वी पर हम ग्रेविटी के साथ रहते हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हम माइक्रो ग्रेविटी के साथ यानी जीरो ग्रेविटी में रहते हैं। यदि हम अजूबों की बात करें तो वो पृथ्वी पर कई सारे हैं, लेकिन हम स्पेस में मनुष्य द्वारा बनाए गए अजूबे की बात करें तो वो केवल एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही है। जब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देखते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इतने बड़े इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को किसने बनाया होगा और कब बनाया है। तो इसकी शुरुआत 20वीं सदी से होती है, जब 3 वैज्ञानिक हरमन ओबर्ट, वेर्नर वॉर्न और कियोन स्टेटन को ये आइडिया आता है कि क्यों ना स्पेस में ऐसी जगह बनाई जाए जहां हम एस्ट्रोनॉट को भेज सकें और जीरो ग्रेविटी पर एक्सपेरिमेंट कर सकें, क्योंकि बहुत से एक्सपेरिमेंट धरती पर जीरो ग्रेविटी के ना होने की वजह से अधूरे रह जाते हैं। ये आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन उस समय इतनी बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ये कारनामा किया जा सके, और दूसरी चीज कि इस काम में बहुत सारा पैसा लगने वाला था और उस वक्त इस आइडिया को भुला दिया जाता है। लेकिन फिर 1971 में रूस, जिसे कि उस समय सोवियत यूनियन कहा जाता था, वो एक बहुत बड़ा मिशन लॉन्च करता है जिसका नाम सोल्यूट 1 था और ये रशिया का पहला नेशनल स्पेस स्टेशन था। और जाहिर है उस समय कोल्ड वॉर के चलते हुए रशिया और अमेरिका एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाह रहे थे,
इसलिए अमेरिका ने भी अपना स्केलैब स्पेस स्टेशन लॉन्च किया और फिर नासा ने एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन बनाने के बारे में सोचा, जहां पर लोग काफी दिनों तक रह सके और रिसर्च भी आसानी से कर सके। इसके लिए उन्होंने फ्रीडम मिशन चालू किया, लेकिन ये मिशन इतना महंगा था कि यूएस कांग्रेस ने आधा फंड देने के बाद नासा का साथ बीच में ही छोड़ दिया, जिस वजह से ये मिशन पूरी तरह से रुक गया था। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये थी कि कोई भी देश अकेला अपने दम पर इस मिशन को पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे की जरूरत थी। इसलिए नासा ने एक नई योजना बनाई और इसने बाकी देशों की तरफ रुख करना शुरू किया और कुछ देशों के सामने प्रस्ताव भी रखा। फिर 1993 यानी 1993 में इस योजना में वे सभी देश शामिल होते हैं, जिसमें अमेरिका के साथ उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर रशिया भी शामिल था और इसके साथ जापान, यूरोप और स्पेस एजेंसी में 11 देश भी शामिल थे। साथ ही कनाडा और जापान भी इस योजना में हिस्सा लेते हैं। तब कहीं जाकर इस योजना में काम होना शुरू होता है। इसका पहला मॉड्यूल महज 5 साल बाद 1998 में भेजा जाता है और 10 साल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। आज इसका साइज लगभग एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है और ये पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमता है, जिसे हम धरती का लोअर ऑर्बिट भी कहते हैं। इस स्पेस स्टेशन में 6 एस्ट्रोनॉट रहते हैं और यदि बहुत ज्यादा जरूरत हुई तो 13 एस्ट्रोनॉट रह सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा स्पेस स्टेशन आखिर बना कैसे? और इसका जवाब है कि ये कई सारे हिस्सों से मिलकर बना है, जिन्हें हम मॉड्यूल भी बोलते हैं। अलग अलग देशों ने इन मॉड्यूल को स्पेसक्राफ्ट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा है। एक के बाद एक ये मॉड्यूल आपस में जुड़ते गए, तब जाकर ये स्पेस स्टेशन आखिर 10 सालों में बनकर तैयार हुआ, जिसमें सबसे पहला मॉड्यूल 20 नवंबर 1998 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम जारिया था और इसे रूस ने लॉन्च किया था। महज 2 हफ्ते बाद ही नासा ने अपना मॉड्यूल लॉन्च किया, जिसका नाम यूनिटी था। इन दोनों ही मॉड्यूल में प्रोपेलर लगा होता है, जिसका काम मॉड्यूल को सही डायरेक्शन देना होता है, जिसकी वजह से ये दोनों मॉड्यूल एक दूसरे के पास आ पाए। इन दोनों मॉड्यूल को आपस में जोड़ने के लिए डॉकिंग पोर्ट्स यानी कि खांचे बने होते हैं, ताकि ये आपस में जुड़ पाएं। इसके साथ ही इसमें कोई लीकेज ना हो, इसके लिए इसमें प्रेशराइज्ड मेटिंग अडेप्टर लगा होता है, ताकि वो बहुत सेफ तरीके से जुड़ पाए और किसी भी झटके में टूटे ना। अगर इन मॉड्यूल की बात की जाए तो इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे अमेरिका के मॉड्यूल का नाम है डेस्टिनी और जापान के मॉड्यूल का नाम है KLBO और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मॉड्यूल का नाम है कोलंबस और रशिया के मॉड्यूल का नाम है पॉइस्क। कनाडा ने इस स्पेस स्टेशन में अपना एक रोबोटिक्स आर्म लगाया है, जिसका नाम कैनाडार्म है। इसमें कनाडा ने डेक्स्टर नाम का रोबोट भी तैनात किया है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम स्पेस के बाहर पैदा हो तो उसे रोबोटिक्स आर्म के द्वारा ही ठीक किया जा सके। अब आप सोचते होंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वैज्ञानिकों को काम करने के लिए बिजली कहाँ से मिलती होगी? तो इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के चारों तरफ फैले हुए ये सोलर पैनल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिजली पैदा करते हैं। अब थर्मल हीट पैदा करने से लेकर एनर्जी के सारे काम इन्हीं सोलर पैनल द्वारा किए जाते हैं। अब अगर इसकी लागत की बात की जाए तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 150 बिलियन डॉलर की लागत से बनकर तैयार हुआ है और सिर्फ अमेरिका ने ही इसमें लगभग 58 बिलियन डॉलर लगाए हैं। और वहीं रूस की बात की जाए तो वो भी इसमें 12 बिलियन डॉलर लगा चुका है। लगभग 12 बिलियन डॉलर ही जापान ने भी और कनाडा यूरोप एजेंसियों ने भी लगाया है। इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट का एक दिन का खर्चा लगभग 7.5 मिलियन डॉलर होता है। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पूरी दुनिया में सबसे महंगी जगह है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाने में लगभग 36 शटल फ्लाइट का उपयोग किया गया था। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर था, जिसमें हमने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।